अस्सलाम वालेकुम। नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में एक बादशाह था। जाहो जलाल में उसका कोई सानी नहीं था। दौलत बेतहाशा थी, लेकिन था बहुत जिद्दी। एक रात उसने ख्वाब देखा कि एक बाग है जिसमें मोर के परों की शक्ल के फूल खिल रहे हैं। सुबह उठकर बादशाह ने दरबार लगाया। सारे नजूमियों, ज्योतिषियों और ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाकर अपना ख्वाब बयान किया और उसकी ताबीर पूछी। सब सोच में पड़ गए। फिर अर्ज किया कि जहांपना, इस ख्वाब की तो कोई ताबीर नहीं और हर ख्वाब की ताबीर होती भी नहीं है। लेकिन बादशाह पर तो जिद सवार हो गई कि या तो ख्वाब की ताबीर बताओ या ऐसा फूल मुझे अपनी आंखों से दिखाओ, वरना आज दरबार बर्खास्त नहीं होगा। सुबह से शाम हो गई। दरबारी हैरान परेशान भूखे प्यासे बैठे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुंह से बात भी निकाले। बादशाह ने एक थाली में पान का बीड़ा बनवा कर रख दिया कि जो बहिम्मत ये काम कर सकता है ये बीड़ा उठा ले। लेकिन कौन अपनी जान का दुश्मन था कि नामुमकिन काम का बीड़ा उठाता। बादशाह की एक ही बेटी थी, निहायत हसीनो जमील, अक्लमंद, बहादुर और बाहिम्मत। जब उसने दरबार का ये रंग देखा तो आकर बीड़ा उठाकर खा लिया। बादशाह धक से रह गया। बेटी, ये तूने क्या कर दिया? शहजादी बोली, अब्बाजान, आपने इतने लोगों को भूखा प्यासा मारने का इंतजाम कर रखा है। इससे तो अच्छा है कि एक अकेली मेरी की जान चली जाए। या तो आपको ऐसा फूल लाकर दिखाऊंगी या कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। दरबार बर्खास्त हो गया। इतने लोगों के सामने ये वाकया हुआ कि बादशाह हाथ मलकर रह गया। रियाया के सामने इज्जत का सवाल था। माँ ने सुना तो कलेजा पकड़ लिया। इकलौती बेटी बादशाह की जिद की भेंट चढ़ने जा रही थी। शहजादी की मंगनी मुल्क यमन के बादशाह से हो चुकी थी और साल भर बाद शादी तय पाई थी। महल में तैयारियां शुरू हो चुकी थी कि ये मुसीबत आन पड़ी। तीर कमान से निकल चुका था। शहजादी ने माँ बाप को यकीन दिलाया कि या तो मैं साल भर के अंदर वापस आ जाऊंगी या अगर मर गई तो यमन के बादशाह से माजरत कर लीजिएगा। गर्ज शहजादी ने मर्दाना भेस बनाया। थैला भरकर अशरफियां ली, तलवार ली और कुछ खाने पीने का सामान लेकर अल्लाह के भरोसे अपने घोड़े पर सवार निकल खड़ी हुई। जंगल जंगल, सहरा सहरा, बस्ती बस्ती सफर करती रही। जिस शहर या बस्ती में जाती सराय में ठहरती और सराय के मालिक से पूछती कि यहाँ कोई देखने के लायक जगह तो नहीं। लेकिन कहीं गुले मुराद न मिला। 2 माह की मुसाफत के बाद एक शहर में पहुंची जो बहुत ही खूबसूरत और सरसब्जो शादाब था। जिस सराय में ठहरी वहां के एक मालिक से वही सवाल पूछा। बूढ़ा बोला, बेटे, यूं तो ये पूरा शहर ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के बादशाह का एक जाती बाग है जहाँ सुना है मोर के परों जैसे फूल खिलते हैं, लेकिन वहां परिंदा पर नहीं मार सकता, कड़ा पहरा रहता है। बादशाह सिर्फ अपने खास दोस्तों को ही वहां ले जाते हैं। शहजादी को अपनी मंजिल तो मिल गई, लेकिन सवाल ये था कि उस बाग तक पहुंचा कैसे जाए। शहजादी ने बूढ़े से कहा, बाबा, मैं मुसाफिर हूँ, रोजगार की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे अपने यहाँ काम दे दो, मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, तुझे क्या दूंगा। अलबत्ता अगर किसी तरह तू बादशाह तक पहुंच जाए तो तेरी तकदीर बन सकती है। यहाँ का बादशाह बड़ा आदिल और रियाया परवर है। हर माह की नौचंदी जुमेरात को शहर में बादशाह सलामत की सवारी निकलती है। मजलूमों की फरियाद और जरूरतमंदों की जरूरत सुनता है और मुरादें देता है। अगर तू किसी तरह बादशाह को मुतवज्जो कर ले तो तेरा काम बन सकता है। शहजादी ने दिल में हिसाब लगाया। नौचंदी में अभी 15 दिन थे। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, इस मुल्क का नाम क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, इस मुल्क का नाम यमन है। मौजूदा बादशाह पिछले साल ही अपने वालिद की मौत के बाद गद्दी पर बैठा है। शहजादी यमन का नाम सुनकर परेशान सी हो गई। यानी वो अपने ही होने वाले ससुराल में है और उसे अपने ही मंगेतर को झेलना है। लेकिन धुन की पक्की थी, जरा नहीं घबराई। 15 दिन तक उसने बूढ़े की सराय में ऐसे ऐसे मजेदार खाने पकाए कि उसकी सराय की शोहरत दूर दूर हो गई और बूढ़े की आमदनी दुगनी चुगनी हो गई। बूढ़ा दुआएं देते नहीं थकता था। वो बादशाह की बेटी थी, लेकिन हर फन में ताक थी। नौचंदी को शहजादी ने बड़ी मोहब्बत और लगन से नाने सुल्तानी पकाई, ऐसी दिलफरेब और जायकादार कि देखने वाले की नजर ही न हटती थी। खुद साफ सुथरा लिबास पहनकर ख्वान पोश लेकर रास्ते में खड़ी हो गई जिधर से बादशाह की सवारी आने वाली थी। सवारी आई तो उसने निहायत अदब से सलाम करके तोहफा पेश किया। बादशाह की नजर तो उसके हसीन चेहरे
और मुहज़्ज़ब अंदाज की जैसे असीर हो गई। बादशाह ने तोहफा कबूल करके ताकीद की कि ये हमारे दस्तरख्वान पर पेश की जाए और अजनबी लड़के को इनाम देना चाहा। लेकिन उसने बादब खड़े होकर अर्ज की कि जहां पना का इकबाल बुलंद हो, मुझे इनाम नहीं नौकरी चाहिए। परदेसी हूं और तलाशे मुआश में दर बदर भटकता हूं। बादशाह ने अगले दिन दरबार में बुलाया और बावर्ची खाने का दरोगा मुकर्रर कर दिया। लेकिन बादशाह तो उसके ऐसे गर्विदा हुए कि हर वक्त उसे साथ रखने लगे। शतरंज हो या घुड़सवारी, तलवारबाजी या उसके जितने जौहर खुलते, बादशाह उतने ही उसके कायल हो जाते। ये सब था, लेकिन न जाने क्यों एक खलिश सी थी कि ये जो लड़का दिखता है वो है नहीं। एक दिन बादशाह ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, मैंने जो नया लड़का मुलाजिम रखा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके हाथ जनाना, पांव जनाना, लेकिन भेस मर्दाना है। माँ ने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है। बहुत सी ऐसी आजमाइशें हैं जो हकीकत का पता दे देंगी। ऐसा करो कि एक बाजार लगवाओ, एक तरफ हथियारों की दुकानें हों और एक तरफ जेवरात की। फिर उसे अपने साथ लेकर जाओ। अगर लड़की है तो बेख्तियार जेवरात की तरफ देखेगी और अगर लड़का है तो हथियारों पर नजर जाएगी। चुनाचे बादशाह ने ऐसा ही बाजार लगवाया और नौजवान को लेकर सैर के लिए निकला। बाजार में पहुंचकर शहजादी समझ गई कि ये उसका इम्तिहान है। उसने जेवरात की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि बराबर हथियार देखती रही और उनकी तारीफ करती रही। आखिर बादशाह को कहना पड़ा, भाई एक नजर उधर भी तो डालो। इस पर वो पटाख से बोली, क्या हजूर आप भी औरतों की तरह जेवर देख रहे हैं? इधर देखिए, ये मर्दों के जेवर हथियार हैं। बादशाह बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। महल में पहुंचे तो माँ ने पूछा, क्या हुआ? बादशाह ने सारा हाल बयान किया। अम्मा बोली, बेटा वो लड़का ही होगा। बाज लड़के दाढ़ी मूछ निकलने से पहले लड़कियों जैसे लगते हैं, लेकिन बादशाह को तो वही पिच। नहीं अम्मी, हाथ जनाना, पांव जनाना, भेस मर्दाना। अम्मा ने कहा, अच्छा एक आजमाइश और है, खाने में बेहद मिर्चें डलवाओ। अगर लड़की है तो हाय हाय करने लगेगी और लड़का है तो चाहे आंखों से पानी बहे लेकिन हाय हाय नहीं करेगा। अगले दिन बादशाह ने बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि आज खाने में बेतहाशा मिर्चें होनी चाहिए। शहजादी तो थी ही बावर्ची खाने की दरोगा। उसे पता चल गया कि आज फिर मेरा इम्तिहान है। टहलती हुई महल के बाहर निकली और खाने से आधा घंटा पहले हकीम से अपने मुंह में सुन करने की दवा लगवाई। दस्तरख्वान बिछा। बादशाह ने पहला नवाला ही लिया था कि हाय हाय करने लगे, जबकि वो आराम से मजे लेकर पूरा खाना खा गई। ना मुंह से हाय निकली और ना आंखों से आंसू। उल्टा बादशाह से ही बोली, हजूर क्या आप औरतों की तरह हाय हाय कर रहे हैं? जनान खाने में पहुंचकर बादशाह ने माँ को सारी बात बताई। अम्मा ने फिर समझाया, बेटा वो लड़का ही है, तुम्हें वहम हुआ है। लेकिन बादशाह की वही रट थी कि हाथ जनाना, पांव जनाना, भेस मर्दाना। अम्मा ने कहा, एक आजमाइश और है और ये आखिरी है। तुम बेले चंबेली के फूलों की सेज बनवाओ और उस पर उसे सुलाओ। अगर लड़की है तो फूल बिल्कुल मुरझा जाएंगे और अगर लड़का है तो उनमें कुछ ताजगी बाकी रहेगी। बादशाह ने माली को 2 फूलों की सेजें बनाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा कि आज रात हम लोग बाग में सोएंगे। शहजादी ने फूलों की सेज बिस्तर पर सजी देखी तो फौरन समझ गई कि माजरा क्या है। उसने माली को एक अशरफी दी कि बिल्कुल एक ऐसी ही सेज मेरे लिए भी बनाकर लाओ और बाग में बिस्तरों के करीब झाड़ी में छुपा देना। माली ने ऐसा ही किया। रात को बादशाह तो सो गए, लेकिन शहजादी जागी रही। फजर से कुछ पहले उसने अपने बिस्तर से बासी फूलों की सेज हटा दी और ताजे फूलों की सेज बिछाकर आराम से सो गई। 1 घंटा गुजरा होगा कि फजर का वक्त हो गया। बादशाह उठा और उसे भी जगाया। फिर दोनों सेजें लिए हुए माँ के पास पहुंचा। बादशाह अपनी सेज पर रात भर सोया रहा। फूल बसक गए, बासी हो गए, लेकिन दूसरी सेज तो बिल्कुल ताजा थी। अम्मा ने कहा, बेटा अब जिद छोड़ दो, वो लड़का ही है। बादशाह चुप हो गया। शहजादी को जब इत्मीनान हो गया कि बादशाह पूरी तरह उस पर एतबार करने लगा है, तो एक दिन वो बोली, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके एक बाग में मोर के परों जैसे फूल खिलते हैं। आपने मुझे आज तक नहीं दिखाया। बादशाह शर्मिंदा हो गया और फौरन उसे लेकर बाग में पहुंचा। बाग क्या था, गोया जन्नत जमीन पर उतर आई थी। हर तरफ मोर के पंख जैसे फूल लहलहा रहे थे। शहजादी ने जी भर कर तारीफ की। बोली, मेरा जी चाहता है कि रोज आऊं। बादशाह ने कहा, तो आ जाया करो, किसने रोका है? शहजादी बोली, लेकिन यहाँ तो कड़ा पहरा है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहो आ सकते हो। पहरेदारों को बुलाकर कहा, ये हमारे मसाहब हैं, इन्हें बाग में आने से ना रोका जाए।
शहजादी को तो दिली मुराद मिल गई। एक रात मौका पाकर बाग से 2 फूल तोड़ लिए और कपड़ों में छुपा कर ले आई। उसी रात को जब सब सो गए और पहरेदार भी ऊँघ गए तो उसने बादशाह के नाम एक रुक्का लिखा और उसे अपने बिस्तर पर रखकर महल से निकल आई। सराय में उसका वफादार घोड़ा बंधा हुआ था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और यमन की सरहदों से दूर निकल आई। सिपाही उसे बादशाह के साथ बारहा देख चुके थे, इसलिए उसे किसी ने न रोका। अगले दिन सुबह बादशाह ने अपने मुसाहब को याद किया तो गुलाम ने लाकर रुक्का दिया। लिखा था, मैं फलां मुल्क की शहजादी आपकी मंगेतर हूँ। आपने बड़ी बड़ी आजमाइशें की लेकिन मुझे पहचान न पाए, लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगी। जब तक आपकी 5 तलाकें नहीं करवा दूंगी आपके पास नहीं आऊंगी। बादशाह ने पढ़ा तो गुस्से से बेकाबू हो गया। फौरन माँ को रुक्का लाकर दिखाया और कहने लगा, देखा, मैं न कहता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो सबको चूना लगा गई और ऊपर से धमकी भी दे गई। मैं भी कसम खाता हूं, जब तक उसका 2.5 चुल्लू खून न पी लूं चैन से नहीं बैठूंगा। अब फौरन उसके घर पैगाम भेजिए कि हम इसी माह बारात लेकर आ रहे हैं। उधर शहजादी की वापसी की खुशियां मनाई जा रही थी कि ये पैगाम आन पहुंचा। शहजादी समझ गई कि इससे बदला लेने की साजिश है। एक तरफ महल में जोरों शोर से शादी की तैयारियां हो रही थी और उधर शहजादी ने खुफिया तौर पर शाही बढ़ई को बुलाकर 100 अशरफियां दी और कहा कि जल्दी से जल्दी एक लकड़ी की कद्दे आदम गुड़िया बनाओ जो अंदर से खोखली हो और अंदर सामान रखने का खाना और एक आदमी के खड़े होने की जगह हो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। गुड़िया तैयार करके मेरे कमरे के तहखाने में छुपा दो। शादी से एक दिन पहले उसने मैदे और शहाब से गूंदकर औरत का पुतला बनाया और उसके पेट में सुर्ख रंग का शीरा भर दिया। अपनी राजदार कनीज को हिदायत कर दी कि रुखसती के वक्त उसे दुल्हन बनाकर पालकी में बिठा देना, लेकिन खबरदार किसी को पता ना चले। शानदार बारात आई, धूमधाम से शादी हुई। रुखसती भी धूमधाम से हुई। बाजे, ताशे, ऊंटों और छकड़ों पर दहेज, कनीजें, गुलाम गर्ज पूरा काफिला चला। शहजादी खुद उस काट की गुड़िया में छुप गई और जिस रास्ते से बारात की वापसी थी वहां जाकर पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। वो जानती थी कुछ ना कुछ होकर रहेगा और वही हुआ। बादशाह गुस्से में आग बगोला थे। आधे रास्ते पर पहुंचकर सब बाजे गाजे और दहेज को लौटा दिया और बारातियों से कहा कि वो अपनी राह लें। कहारों से कहा कि पालकी रख दो और जाओ। किसी को कुछ भी पूछने की हिम्मत न थी। शहजादी ने पहले ही माँ बाप से कह दिया था कि अगर सामान लौटाएं तो चुपचाप रख लें और फिक्र न करें। जब सब लोग चले गए तो बादशाह गुस्से में भरे हुए आए और दुल्हन के पेट में खंजर झोंक दिया। लाल लाल शरबत उबलने लगा तो बादशाह ने अपनी कसम पूरी करने के लिए 2.5 चुल्लू भर कर पिया और बोले, कमबख्त का खून भी मीठा है। कुछ अफसोस और कुछ नदामत में घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे चले तो पीछे से खटखट की आवाज आई। मुड़कर देखा कि लकड़ी की एक कद्दे आदम औरत चली आ रही है। जंगल बियाबान, हर तरफ सन्नाटा, ऊपर से लकड़ी की पीछा करती औरत। बादशाह को थोड़ा सा डर भी लगा। डपट कर पूछा, कौन है तू और मेरा पीछा क्यों कर रही है? काठ की गुड़िया बोली, बादशाह सलामत, मेरा नाम टुनमुन है। मैं शहजादी का खिलौना थी, उनका जी बहलाती थी। आपने मेरी शहजादी को तो कत्ल कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। बादशाह ने कहा, नहीं, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, जाओ। लेकिन टुनमुन नहीं मानी। इसी तरह डांटते डपटते आखिर अपने मुल्क पहुंच गए। सारा शहर सजा हुआ था। बादशाह और मलका के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी। बादशाह को यूं अकेला आता देखकर सब परेशान हो गए। अम्मा ने पूछा, दुल्हन कहाँ है? बादशाह बोले, मारा या रास्ते में, कसम भी तो पूरी करनी थी। अम्मा ने सर पकड़ लिया। तब ही ठक ठक की आवाज आई। देखा तो लकड़ी की एक गुड़िया खड़ी है। अम्मा ने डर कर बादशाह से पूछा, ये किसे ले आए हो? बादशाह बोला, जाने कौन बला है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। गुड़िया बोली, आदाब बेगम, मेरा नाम टुनमुन है, मैं शहजादी का खिलौना थी। बादशाह सलामत ने मेरी शहजादी को तो मार डाला, अब मैं कहाँ जाऊं? बादशाह बोला, मैं भी तुझे तोड़कर फेंक दूंगा। अम्मा ने डांट पिलाई और कहा, खबरदार इसे हाथ नहीं लगाना। बहू तो नहीं आई, अब चलो इससे ही मेरा दिल बहलेगा, इसे रहने दो। इस तरह टुनमुन बादशाह सलामत की माँ की दोस्त बन गई। दिन भर उनसे बातें करती, किस्से कहानियां सुनाती, सलाह मशवरे देती। अम्मा जान को भी उसकी आदत पड़ गई। रात को जब सब सो जाते तो शहजादी काट में से निकल कर जाती, खाने पीने का सामान दिन भर के लिए अपने खाने में रखती और कमरा बंद करके थोड़ी देर सो जाती। सुबह के करीब वापस अपने काट में घुस जाती।
6 महीने गुजर गए तो टुनमुन ने अम्मा जान से कहना शुरू किया, बेगम साहिबा, बादशाह सलामत की शादी कर दीजिए। इतने बड़े महल में आप कनीजों के साथ तन्हा रहती हैं। बहू आ जाएगी तो कुछ रौनक हो जाएगी। पहले तो अम्मा जान मना करती नहीं, बेटे को पहली बीवी के मारने पर बुरा भला कहती रही, आखिर मान गई। अपने ही एक वजीर की बेटी से रिश्ता कर दिया। शादी की तैयारियां होने लगी। जब शादी में 2 दिन रह गए तो टुनमुन बोली, बेगम साहिबा, शादी का दिन आ गया, इजाजत हो तो मैं भी नदी पर जाकर अपना काठ धोऊं। अम्मा जान बोली, अहे तुम कैसे धोगी निगोड़ी लकड़ी की गुड़िया, मैं किसी कनीज से कहती हूँ वो धो देगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। मेरा कोई कल पुर्जा टूट गया तो मुसीबत हो जाएगी। मेरी शहजादी भी नहीं अब जो ठीक करवा दे। आप तो बस थोड़ा बेसन और चमेली की खली मेरे हाथ पर रख दे, मैं खुद ही नहा लूंगी। अम्मा जान मान गई। टुनमुन खटपट करती नदी के एक सुनसान किनारे पर पहुंची। काठ की गुड़िया झाड़ियों में छुपाई, खुद बाहर निकलकर नहाई, सिंगार किया, कपड़े बदले और लड़की वालों के यहाँ पहुंच गई। लड़की वालों ने हाथों हाथ लिया। समधन आ गई, समधन आई। शहजादी बोली, ना भाई, मैं समधन नहीं, पड़ोसन हूं। आपकी बेटी की शादी है इसीलिए चली आई। औरतें कहने लगी कि पड़ोसन कितनी खूबसूरत है, इनकी आंखें तो देखो कैसे जगमगा रही हैं, जैसे हीरा हो। शहजादी बोली, ए बहन, मेरी आंखें तो इतनी जरा जरा सी थी, जैसे जिनमें हर वक्त पानी और कीचड़ बहता है। वो तो मेरी माँ को किसी ने बताया कि नील की सलाइयां आंखों में फेरो, उस वक्त तो जरा तकलीफ हुई, फिर जो मेरी आंखें चमकी हैं तो तुम देख रही हो। औरतों में बातें होने लगी, हम भी अपनी बेटी की आंखों में नील की सलाइयां फेरेंगे। आखिर बादशाह की मलका बनकर जा रही है, इसकी आंखें भी हसीन दिखनी चाहिए। शहजादी तो रुखसत लेकर आ गई और खटखट करती महल में पहुंच गई, और उधर उन जाहिल औरतों ने नील की सलाइयां मंगाकर लड़की की आंखों में फेर दी। लड़की दर्द से तड़पने लगी, आंखों से खून जारी हो गया। डॉक्टर हकीम दौड़ने लगे। इसी असना में बारात आई और निकाह हो गया। रुखसती का वक्त आया तो पता चला कि लड़की अंधी है और उसकी हालत भी खराब है। बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया, कहने लगा कि मेरी रियाया होकर ही मुझे धोखा दिया। तलाक दी मैंने इस लड़की को। बारातियों को हुक्म हुआ कि वापस चलो। अम्मा जान बहू के इंतजार में बैठी थी। बादशाह को अकेला आता देखकर धड़क गई। अब क्या हुआ, दुल्हन कहाँ है? बादशाह गुस्से से बोला, अंधी बीमार लड़की से मेरी शादी करवा दी, मैंने तलाक दे दी। अम्मा जान ने सर पकड़ लिया, लगता है तेरी किस्मत में बीवी नहीं, एक को मार आया और दूसरी को तलाक दे दी। बादशाह बोला, यहाँ शौक किसको है, मत कीजिए मेरी शादी। टुनमुन अम्मा जान के कान भरती रही। 5-6 महीने गुजरे कि टुनमुन ने फिर बादशाह की शादी का तकाजा शुरू कर दिया। अम्मा बोली, अरे रहने दो टुनमुन, अब नहीं करनी मुझे किसी लड़की की तकदीर खराब। टुनमुन कहने लगी, ए बेगम साहिबा, अल्लाह अल्लाह कीजिए, अब इसमें बादशाह सलामत का क्या कसूर? क्या अंधी लड़की ले आते? और मेरी शहजादी भी अल्लाह बख्शे तो मेरी मालका थी, लेकिन मिजाज की ऐसी तेज के बादशाह को धोखा दिया। भला कौन मर्द बर्दाश्त करता? अच्छा हुआ जो मार डाला। गर्ज टुनमुन ने इतनी जान खाई कि अम्मा राजी हो गई। अब के किसी अमीर की लड़की देखी, अच्छी तरह दिखा लिया तो शादी की तारीख पक्की करा दी। शादी में एक दिन रह गया तो फिर टुनमुन काठ धोने के बहाने निकली और समध्याने पहुंच गई। बड़ी खातिर मदारत हुई। दुल्हन की अम्मा बोली, देखो तो पड़ोसन के बाल कितने लंबे, घने और चमकदार हैं। हम अपनी बेटी के तो 50 चीजें आजमा के थक गए, बाल बढ़ते ही नहीं। टुनमुन बोली, ए बहन, मेरे बाल तो इतने से सूखे मोटे झाड़ू फिरे थे कि क्या बताऊं। मेरी माँ ने 50 चीजें लगाई पर कुछ ना हुआ। दुल्हन की बड़ी बहन ने पूछा, फिर आपके बाल इतने खूबसूरत कैसे हुए? अरे क्या बताऊं, एक फकीर साहब ने बताया कि इसका सर मूंड दो। लाल चींटियों के अंडों को पीसकर उसमें फकीर साहब की दी हुई भभूत मिलाकर रात को सर पर लगाई। सुबह उठी तो ये लंबे बाल, चमकदार बाल लहरा रहे थे। दुल्हन की अम्मा हाथ मलकर बोली, लाल चींटियों के अंडे तो मिल जाएंगे, बरसात का मौसम है, लेकिन फकीर साहब की भभूत कहाँ से लाएं? टुनमुन ने झट अपने बटुए से एक पुड़िया निकाल कर दी। ये लो, बची हुई भभूत मेरे पास है, अगर आपकी बेटी का भला हो जाए तो क्या कहने। दुल्हन वालियों का ढेरों शुक्रिया वसूल करके टुनमुन तो अपने घर सुधारी। उन लोगों ने बेचारी दुल्हन के सर पर उस्तरा फेरकर रात को लेप लगाया तो दुल्हन दर्द और खुजली के मारे रात भर तड़पती रही और सुबह सवेरे सर पर बड़े बड़े आबले उभर आए। बारात का दिन था, जैसे तैसे निकाह हुआ। बादशाह के जासूस ने जाकर बादशाह के कान में कहा कि दुल्हन ना सिर्फ गंजी है
बल्कि उसके सर पर जख्म पड़े हैं और हकीम कहते हैं कि उसके सर पर कभी बाल नहीं उगेंगे। ये सुनना था कि बादशाह मारे गुस्से के सहरा नोच कर खड़ा हो गया और तलाक देकर वापस महल में आ गया। अम्मा जान ने सुना तो 1000 सलवातें सुना दी। बादशाह भी जिद था, आप किसी बंदरिया से मेरा निकाह पढ़वा दें और मैं ले आऊं। क्या चाहती हैं आप? खैर, बादशाह की अम्मा ने तहकीक करवाई तो पता चला कि वाकई बात सच थी। दिल महसूस कर रह गई। अल्लाह की मर्जी समझकर चुप तो हो गई, लेकिन बहुत ही बददिल थी। वक्त गुजरता गया, बात पुरानी हो गई तो टुनमुन ने फिर बादशाह की शादी का तकाजा शुरू कर दिया। पहले तो अम्मा जान ने साफ इनकार किया, लेकिन फिर वो राजी हो गई। किसी और अमीर की बेटी देखी गई। सभी डरे हुए थे, लेकिन बादशाह के घर से पैगाम आए तो इनकार की गुंजाइश कहाँ। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हस्बे मामूल शादी से 2 दिन पहले फिर टुनमुन अपना काट धोने गई और दुल्हन वालों के यहाँ जा पहुंची। सब ने हाथों हाथ लिया। सब बहुत डरे हुए थे। टुनमुन ने बताया, दरअसल बादशाह सलामत को बेहद हसीन लड़की चाहिए। लड़की में कमी होती है तो वो तलाक दे देते हैं। दुल्हन की चाची बोली, लड़की तो हमारी बहुत खूबसूरत है, बस जरा दांत टेढ़े मेढ़े हैं। पड़ोसन, आपके दांत तो मोतियों की तरह जड़े हुए हैं, आप ही कोई नुस्खा बताइए। अभी तो 2 दिन हैं, हम अभी कुछ कोशिश कर लेंगे। टुनमुन बोली, हाय मैं क्या बताऊं, मेरे दांत तो ऐसे खराब थे कि बस छोटे छोटे चूहे जैसे पीले झक और ऊपर का दांत तो होंठों पर रखा रहता था। मेरी अम्मा एक फकीर साहब के पास लेकर गईं। बड़े पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक जादुई मंजन दिया और कहा कि आगे के 8 दांत उखाड़कर रात को ये मंजन लगाओ। मेरी माँ ने ऐसा ही किया। तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन अगले दिन सुबह जादू के जोर से सारे दांत दोबारा निकल आए और ऐसे खूबसूरत। दुल्हन की अम्मा बोली, लेकिन वो फकीर और वो मंजन हमें कहाँ मिलेगा? टुनमुन ने झट बटुए में से मंजन की पुड़िया निकाल कर दी। ये लो मेरा बचा हुआ मंजन, तुम्हारा भी भला हो जाए। टुनमुन तो खानदान को एहसान के बोझ तले छोड़कर चली गई और उन लोगों ने उसी रात लड़की के दांत उखाड़कर उनमें मंजन मल दिया। लड़की बेचारी का सारा मुंह सूजा हुआ और तकलीफ से जान निकली जा रही थी, लेकिन बात छुपाई गई। निकाह हो गया। खाना खाकर जब रुखसी का वक्त हुआ तो बादशाह के मुखबर ने बादशाह को असल दुल्हन के हवाले से आगाह किया। बादशाह का गुस्से से बुरा हाल था। तमाशा बनाकर रख दिया है मुझे, मेरी ही रिया ने। तलाक देकर चला आया। अम्मा जान को रुखसी की खबर मिल चुकी थी। वो दरवाजे पर दुल्हन के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी कि बादशाह गुस्से में भरा हुआ अकेला दाखिल हुआ। अब क्या हुआ? अम्मा ने दहल कर पूछा। शादी का नाम न लीजिए अब मेरे आगे। शहर भर की जितनी अंधी गंजी जां बलब लड़कियां हैं, आपने मेरे ही नसीब में लिख दी हैं। अगले रोज अम्मा को पता चला कि बादशाह सही कह रहा था। उन्हें गुस्सा भी आया और बेटे के लिए अफसोस भी हुआ, लेकिन अब किया क्या जा सकता था। अम्मा टुनमुन के सामने अपने दिल के फफोले फोड़ती और टुनमुन कमाल होशियारी से मरहम रखती। इस दफा टुनमुन को अम्मा बेटे को शादी पर राजी करने में पूरा साल लग गया। अब के जिस अमीर के घर में रिश्ता हुआ, वहां अम्मा जान खुद जाकर लड़की देख कर आई। हर तरफ से ठोंक बचाकर देखा। बादशाह ने कह दिया था कि अम्मा आपकी खातिर मैं राजी हुआ हूं, लेकिन ये आखिरी मर्तबा है, इसके बाद मैं कोई तमाशा नहीं होने दूंगा। शादी से 2 दिन पहले टुनमुन अपना काट धोने गई और दुल्हन वालों के यहाँ जा पहुंची। अब के उसने खुद ही बताया कि मैं बादशाह सलामत की पड़ोसन हूँ, महल में मेरा आना जाना है। मैंने सोचा कि आपको उनके यहाँ के रस्मों रिवाज बताऊं। समध्याने की सारी औरतें खातिर में बिज बिज गईं। बहुत अच्छा किया पड़ोसन आपने, हम तो बहुत डरे हुए थे। सुना है बादशाह 4 तलाकें दे चुके हैं। पड़ोसन बोली, दरअसल बादशाह सलामत को अपने रस्मों रिवाज बहुत अजीज हैं। लोगों ने उनके रिवाजों के मुताबिक उनकी और बारात की तवाज़ु नहीं की, इसीलिए वो नाराज हो गए। तुम जानो बादशाहों के मिजाज, नाराज होकर तलाक दे आए। अब आप लोग जैसा मैं बताऊं वैसा ही करें। अच्छा बताइए कि बारात के इस्तकबाल के लिए क्या किया जाए? लड़की वालों ने बताया कि बादशाह सलामत के लिए शफियों और हीरों का हार और बारातियों के लिए गुलाब के फूलों के हारों का इंतजाम है, और खाने में हर किस्म के मुगलई खानों के पकाने के लिए दूर दूर से बावर्ची बुलाए गए हैं। टुनमुन बोली, अरे यही तो सबसे बड़ी गलती आप लोग करने जा रहे हैं। बादशाह के यहाँ कायदा है कि पहले दिन जब दूल्हा आए तो उसे मिट्टी की हांडियों में सुराख करके उसका हार पहनाया जाए और बारातियों को टूटे ठीकरों का हार पहनाए, और खाने में मिट्टी के कुंडों में नमकीन दलिया पेश किया जाए। मिट्टी के बर्तनों को बादशाह के खानदान में बड़ा मुकद्दस समझा जाता है। दूसरे दिन भले ही आप उन्हें हीरे जवाहरात के हार पेश करें और लजीज खाने खिलाएं, कोई हर्ज नहीं। लड़की वाले पहले तो हैरान हुए,
फिर शुक्रिया अदा करते न थकते थे कि पड़ोसन, आपने तो हमें सच बताया और हमारी आंखें खोल दी, हमारे ऊपर एहसान किया ये सब बताकर, वरना हमारी लड़की भी तलाक पाकर घर में बैठी रहती। अपने इस मकसद की कामयाबी का यकीन कर लेने के बाद टुनमुन दुआएं देती हुई वापस महल में आ गई। धूमधाम से बारात चढ़ी। जैसे जैसे बाराती शादी के हाल में दाखिल होते, उन्हें टूटे ठीकरों का हार पहनाया जाता। हर एक हैरान होकर पूछता कि ये क्या है। पहनाने वाले कहते कि जनाब, ये आपके यहाँ की ही रीत है। आखिर में बादशाह सलामत दाखिल हुए तो होने वाले ससुर ने मट्टी की हांडियों का हार बड़े अदब से उनके गले में डाल दिया। बादशाह तो हैरान परेशान खड़ा रह गया। पूछा, ये क्या है? उन्होंने अदब से कहा, हुजूर, आप ही के यहाँ का रीत रिवाज है। बादशाह ने गुस्से से हार उतार कर जमीन पर दे मारा। साथ ही साथ सारे बारातियों ने भी यही किया। सारे पिंडाल टूटे ठीकरों से भर गया। लड़की वाले समझे ये भी शायद कोई शगुन होगा। बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अम्मा जान की धमकियों और कस्मों के बारे में सोचकर खून का घूंट पी कर रह गए। खैर, निकाह हो गया। खाने के लिए दस्तरखान बिछा। हर बाराती के आगे मट्टी का कूंडा लाकर रखा गया और उसमें गरम गरम पतला दलिया डाला जाने लगा। जो भी पूछता ये क्या है तो जवाब मिलता, ये आप ही यहाँ की रीत है। लोग बादशाह के ख्याल से खामोश रहे, लेकिन जब बादशाह के आगे सबसे बड़ा कूंडा रखकर दलिया डाला गया तो बादशाह का गुस्सा अपनी आखिरी हदों को छूने लगा। उन्होंने उठा के कूंडा दूर फेंका और उठकर खड़े हो गए। हद होती है बेइज्जती और रुसवाई की। मैं चुप हूं तो तुम लोग सर पर ही चढ़े आ रहे हो। सारे दरबारियों की और मेरी बेइज्जती की है तुम लोगों ने। नहीं ले जाना मुझे तुम्हारी बेटी को, अपने पास रखो। मैंने इसे तलाक दी। बादशाह उसे 3 तलाकें देकर गुस्से में भरा पैदल ही महल में वापस आ गया। कनीजें हार लिए फूल लिए खड़ी थी, क्योंकि अम्मा जान को यकीन था कि अब के तो दुल्हन घर में जरूर आएगी। वो खुद जाकर लड़की देखकर आई थी। बादशाह ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हैरान परेशान अम्मा जान को बारातियों ने सारी रुदात सुनाई कि कैसे लड़की वालों ने बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ी। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए कि उनकी किस्मत में बहू और पोता खिलाने का सुख नहीं लिखा। टुनमुन ने खूब खूब तसल्लियां दी, बादशाह की वकालत की और उनके अमल को सही साबित करने की कोशिश की। दिन गुजरने लगे, लेकिन अब बादशाह के दिमाग में टुनमुन के किरदार को लेकर शक व शुबात जन्म लेने लगे। शहजादी की कसम याद आई और अपनी 5 तलाकों का एहसास हुआ। बादशाह अब अपना खाली वक्त अम्मा जान के हुजरे में गुजारने लगा, जहां टुनमुन खड़ी रहती थी। कभी कहते, अम्मा अपनी टुनमुन से कहिए कि मुझे पानी पिला दे। कभी कहते, टुनमुन जरा मेरे पांव दबा दो। टुनमुन ठनक कर कहती, देख लीजिए बेगम साहिबा, बादशाह सलामत तंग कर रहे हैं। मेरा कोई कल पुर्जा टूट गया तो कौन ठीक करवाएगा। मेरी शहजादी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी। अम्मा जान बादशाह को डांटती, इसको परेशान मत किया करो, ये मेरी तन्हाई की दोस्त है। बहू तो थी नहीं मेरी किस्मत में, ये टूट फूट गई तो मैं कैसे जीऊंगी। लेकिन बादशाह लगातार उसकी टो में रहा। एक दिन वो अम्मा जान के हुजरे में ही सो गए। शहजादी का भूख से बुरा हाल था। काफी देर इंतजार किया। जब इत्मीनान हो गया कि सब सो गए हैं तो अपने काट से निकली। धीरे धीरे बावर्ची खाने से खाना लेकर लौट रही थी कि पीछे से बादशाह ने आकर कलाई पकड़ ली। घबराहट में सारा खाना जमीन पर गिर गया। बादशाह बोला, अब कब तक बदला लोगी मुझसे? अब तो तुम्हारी कसम भी पूरी हो गई। मैं हारा और तुम जीती, अब तो आ जाओ। शहजादी बोली, अगर आप बादशाह हैं तो मैं भी शहजादी हूँ। खैर, हम दोनों ने अपनी अपनी कस्में पूरी कर ली। अब मैं अपने बाप के घर जा रही हूँ। दोबारा बारात लेकर आइए और मुझे ले आइए, और हाँ, अम्मा जान को भी साथ लाइएगा। शहजादी ने बादशाह से घोड़ा मांगा और उसी वक्त अपने मैके रवाना हो गई। बादशाह ने सुबह जब उठकर अम्मा जान को टुनमुन की हकीकत बताई तो वो खुशी से फूले नहीं समाई। फौरन महल में शादी की तैयारियां होने लगी। धूमधाम से बारात चढ़ी और दुल्हन को बड़े अरमानों से रुखसत करवाकर महल में ले आए। पूरे महल में और शहर में खुशियां छा गईं। शहजादी ने सबसे पहला काम यह किया कि उन चारों लड़कियों का शाही खर्च पर बेहतरीन इलाज करवाया, जिनकी तकदीर टुनमुन ने बर्बाद की थी, और फिर अमीर और शरीफ लड़कों से उनकी शादियां करवाईं। अल्लाह ने जैसे उनके दिन फेरे, उसके बाद शहजादी और बादशाह हंसी खुशी रहने लगे।